दिल्ली के पुराने इलाके में स्थित गुप्ता परिवार का घर सुबह के 5 बजे है और सुनीता देवी की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। प्रिया और अंजलि घबराकर उठती हैं। प्रिया पिछले साल राज से शादी करके आई है। अंजलि 6 महीने पहले मुकेश की दुल्हन बनी है। अम्मा जी अभी तो 5 ही बजे हैं। 5 बजे? बहू बन कर आई हो, ना कि मेहमान। चाय बनाओ और नाश्ता लेकर आओ। दीदी रोज यही हाल है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। रसोई में दोनों बहुएं काम में लगी हुई थी। प्रिया की उम्र 28 साल है। वो एक कॉलेज में पढ़ाती थी। अंजलि 26 साल की है। उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। अंजलि, मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। घर के काम के अलावा भी तो हमारी जिंदगी है। हाँ दीदी, मैंने सोचा था कि शादी के बाद अपना काम शुरू करूंगी, लेकिन यहाँ तो सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती। राज और मुकेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। राज 30 साल का है और एक IT कंपनी में काम करता है। मुकेश 28 साल का है और बैंक में क्लर्क है। अरे प्रिया, मैं देर हो रहा हूँ, शाम को बात करेंगे। अंजलि, घर में सब ठीक तो है ना? माँ देखो ना कितनी परेशान लग रही है। पड़ोसी रीता आंटी अक्सर आती रहती है और वो 50 साल की है और सुनीता देवी की अच्छी दोस्त है। एक दिन प्रिया और अंजलि बाजार से लौटते समय एक केटरिंग की दुकान को देखती हैं। दोनों के मन में एक आइडिया आता है। अंजलि, देखो यहाँ कितना काम चल रहा है, हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। हाँ दीदी, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, मैं डेकोरेशन का काम संभाल सकती हूँ। लेकिन अम्मा जी को कैसे समझाएंगे? चलिए कोशिश तो करते हैं, हो सकता है कि वो समझ जाए। घर पहुंचकर दोनों अपना काम निपटाने में लग जाती है। शाम को सुनीता देवी बैठक में बैठकर टीवी देख रही थी। प्रिया, कल रीता की बेटी की सगाई है, उसने मदद मांगी है। अम्मा जी, हमारे पास एक आइडिया है। हम घर से कैटरिंग का काम शुरू करना चाहते हैं। क्या कहा? कैटरिंग? अम्मा जी, आजकल लड़कियां अपना काम करती हैं, हम घर से भी छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? सुनीता देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेज कदमों से दोनों बहुओं के सामने आकर खड़ी हो गई। औरत का काम है घर संभालना, बाहर मुंह काला कराना नहीं। घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो क्या? अम्मा जी, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हमें अपनी जिंदगी जीने का हक है। अगर ऐसा कुछ करना है तो कहीं और जाकर करो, मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा। रीता आंटी दरवाजे पर खड़ी आवाजें सुन रही थी। अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर के अंदर आ सके। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल खराब है। सुनीता देवी ने दोनों बहुओं से बात करना बंद कर दिया है। अम्मा जी, हमारी गलती माफ कर दीजिए। गलती? तुम दोनों को लगता है कि ये गलती है? तुम लोग मेरे घर की बेइज्जती करना चाहती हो। अंजलि रसोई में अकेले खड़ी रो रही है। प्रिया उसके पास जाकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। दीदी, मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा, हर वक्त डर लगता है। सब्र रखो अंजलि, राज और मुकेश आएंगे तो उनसे बात करेंगे। शाम को राज और मुकेश ऑफिस से लौटते हैं। घर का तनावपूर्ण माहौल देखकर वो परेशान हो गए थे। आज ऑफिस में मेरी एक कलीग ने बताया कि उसकी बहन अपना बिजनेस चलाती है, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है उसे। हाँ, मैं भी बैंक में यही देखता हूँ, जो फैमिलीज साथ में मिलकर काम करती हैं, वे ज्यादा खुश रहती हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं? हमें सिर्फ एक मौका चाहिए अपनी काबिलियत दिखाने का। रात के खाने के समय पूरा परिवार मेज पर बैठा है, लेकिन सब चुप हैं। सुनीता देवी की नाराजगी सबको महसूस हो रही है। राज, मुकेश, तुम दोनों अपनी बीवियों को समझाओ। मैं ऐसी बहू नहीं चाहती अपने घर में जो हमारे घर की परंपरा तोड़े। माँ, अगर प्रिया कुछ करना चाहे तो मैं उसका साथ दूंगा। हाँ माँ, अंजलि भी तो पढ़ी लिखी है, उसे भी तो मौका मिलना चाहिए। अच्छी होती तो ऐसी बात नहीं करती। लगता है इन्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है। अचानक प्रिया खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में दृढ़ता है। अम्मा जी, अगर आपको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, हम अपना सामान पैक कर लेंगे। हाँ हाँ, जाओ, जाकर अपना बिजनेस करो। प्रिया, हम तुम्हारे साथ है, जो करना है करो। अंजलि, मैं तुम्हारा सपना टूटने नहीं दूंगा। दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह प्रिया और अंजलि अपना सामान पैक कर रही हैं। राज और मुकेश भी घर पर हैं। उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली है। अंजलि, हमने सही फैसला किया है। लेकिन दीदी, जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। हम अपने दम पर कुछ करके दिखाएंगे। सुनीता देवी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उनका चेहरा सख्त है, लेकिन आंखों में दुख भी छुपा है। जा रही हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, जब मुसीबत आए ना तो इस घर का दरवाजा मत खटखटाना। अम्मा जी, हमने आपका अपमान नहीं किया, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए था।
आपका साथ चाहिए था। मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। दोनों बहुएं भारी मन से घर से निकल गई। रीता आंटी बाहर खड़ी सब कुछ देख रही थी। अरे प्रिया, अंजलि, ये क्या हो रहा है? आंटी जी, हमसे यहाँ नहीं रहा जा रहा। कहाँ जाओगी तुम लोग? पैसे वैसे का क्या करोगी? आंटी जी, हमारे पास थोड़ी सेविंग है। शादी में जो गहने मिले थे उन्हें बेचकर शुरुआत करेंगे। हम अपने दम पर कुछ करके दिखाएंगे। 2 महीने बाद प्रिया और अंजलि ने पास के इलाके में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया था और केटरिंग का काम शुरू कर दिया था। घर में सुनीता देवी दिन ब दिन उदास होती जा रही थी। अंजलि, आज हमारा 8वां ऑर्डर पूरा हुआ है। हाँ दीदी, धीरे धीरे लोग हमारे काम को पसंद करने लगे हैं। उधर गुप्ता परिवार में सुनीता देवी अकेले बैठी हुई हैं। वो रोज बहुओं के कमरे में जाकर उनका सामान देखती हैं। पता नहीं कैसी होंगी मेरी दोनों बहुएं, खाना ठीक से खा रही होंगी या नहीं। सुनीता, तू बहुत उदास रहने लगी है। बहुओं को वापस बुला ले। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था। लड़कियों को घर में रहना चाहिए। लेकिन प्यार से भी समझा सकती थी ना। अचानक रामू डिलीवरी बॉय आता है और उसके चेहरे पर खुशी है। अरे दीदी जी, आज फिर 2 ऑर्डर आए हैं। वाह अंजलि, लगता है हमारा सपना सच हो रहा है। हमारा काम सच में चल रहा है। हाँ दीदी, धीरे धीरे लोग हमारे काम को पसंद करने लगे हैं। उसी रात सुनीता देवी को सीने में दर्द शुरू होता है। दरअसल कई दिनों से वो ठीक से खाना नहीं खा रही थी और तनाव के कारण उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ चुका था। राज, मुकेश, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मम्मा, क्या क्या हुआ? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। उसी समय रीता आंटी दौड़ती हुई आती है। उन्होंने तुरंत प्रिया अंजलि को भी खबर कर दी। प्रिया, अंजलि, जल्दी चलो, सुनीता को दिल का दौरा पड़ा है। प्रिया और अंजलि का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। सारे गुस्से और दुख को भूलकर वो तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ती हैं। दीदी, कहीं अम्मा जी को कुछ हो ना जाए। नहीं अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल पहुंचकर सभी परिवारजन इकट्ठा हुए। अस्पताल में नर्स ने उन्हें सुनीता देवी की स्थिति के बारे में बताया। रीता आंटी, क्या कहा नर्स ने? कह रही थी कि सुनीता को बहुत तनाव था, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था और ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। माँ को हमारी ही चिंता हो रही थी। हाँ बेटा, सुनीता रोज अपनी बहुओं के कमरे में जाकर रोया करती थी। कहती थी कि उसने बहुत गलत किया। यह सुनकर प्रिया और अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ गई कि सुनीता देवी भी उनकी कमी महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद सुनीता देवी होश में आती है। जब उन्होंने प्रिया और अंजलि को अपने पास देखा तो उनकी आंखें भर आई। यही तो वो मोमेंट है जो हमने शुरुआत में देखा था। हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए था, आपका साथ चाहिए था। मैं डर गई थी कि कहीं तुम लोग घर की परंपराओं को भूल ना जाओ, लेकिन मैंने तुम्हारी खुशी छीन ली। माँ, आप ठीक हो जाइए बस। अब मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। मेरे पास भी तो काफी अनुभव है खाना बनाने का। सच में अम्मा जी? कुछ हफ्ते बाद गुप्ता परिवार का घर फिर से खुशियों से भरा है। सुनीता देवी और प्रिया और अंजलि के बिजनेस में मदद करती है। सीता, सावित्री और कविता तीनों की ही शादी जाती है, क्योंकि सीता, सावित्री और कविता के माता पिता बहुत ज्यादा बीमार थे और जल्दी से जल्दी वो उनकी शादी करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गांव के जमींदार का जब रिश्ता आया तो तीनों ही बहनों की शादी उससे करवा दी। लेकिन तब से तीनों बहनों में घमंड बहुत आ गया था, क्योंकि जमींदार गांव में सबसे ज्यादा अमीर जो था। मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है, अरे फालतू का खर्चा कम कर दो, कम कर दो। अरे जितना तुम पैसा उड़ाती हो उतने में 4 पुश्तों को मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। अरे वो तो बैठ कर खा सकते हैं। अरे पैसा है तो इसका मतलब क्या पानी की तरह बहा दोगे तुम लोग? अरे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तो छोड़ दो। या फिर चाहती हो कि सारे पैसों में आग लगाना तो लगा दो ना। क्यों बेकार में नाराज होते हो जी? क्या हो गया? अगर मैंने आपकी तिजोरी से 10,000 निकाल लिए तो मुझे थोड़ी सी खरीदारी करनी थी। इतना तो हक है ही आपकी बीवी का आपके पैसों पे। और जब सीता ने पैसे लिए तो मैं क्यों ना लेती? इसीलिए मैंने भी तिजोरी से 10,000 निकाल लिए। और नहीं तो क्या, मैं इन दोनों से कम हूँ? मैं इन दोनों से कभी कम भी नहीं हो सकती। मैं इतनी हुस्न की परी हूँ ना, बस पूछो मत। लेकिन तुम तीनों भूल जाती हो कि तुम तीनों मेरी पत्नी हो। अगर तुम तीनों को थोड़ा भी पैसा बचाना आता ना तो यहाँ का सबसे बड़ा सेठ मैं ही कहलाता। अरे धन को बचाना सीखो।
सुनो जी, हमारी शादी किसी जवान गबरू और गोरे चिट्टे लड़के से हुई होती ना तो वो हमारी टक्कर का होता। लेकिन आपको मैं देखना भी पसंद ना करूं, इतने ज्यादा काले हो और ऊपर से आप हो बुड्ढे। आपसे हमने शादी कर ली ना, वही हमारी किस्मत फूटी हुई है। आपको तो अच्छा लगा है कि हमसे आपकी शादी हो गई, आप खुश रहो बस। तुम्हारे पिता बीमार थे और मरने से पहले वो तुम तीनों की शादी करवाना चाहते थे, इसीलिए खुशी से उन्होंने मेरी शादी तुम तीनों से करवा दी। मुझे कोई शौक नहीं था तुम तीनों से शादी करने का। अरे तुम तीनों तो मेरे जान की आफत बनकर बैठ गई हो। जी अब तो जो होना था वो हो गया, हम अब आपके साथ ही रहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमारा खर्चा उठाना आपका फर्ज बनता है। अरे आप तो इतने काले और बुढ़े से हैं, आपको हम जैसी इतनी सुंदर सुंदर बीवियां मिली हैं और आपको क्या ही चाहिए। धनीराम ने सारी उम्र बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था और बचपन से ही उसका रंग भी काला था, लेकिन नियत बड़ी साफ थी। अब हरिया किसान और उसकी बीवी वैजंती मृत्यु शैया पर थे, तो उन्होंने धनीराम से अपनी बेटियों से विवाह करने के लिए कहा और धनीराम ने भी हाँ कर दिया। लेकिन अब धनीराम पछता रहा था। ऐसे ही एक दिन, मालकिन, मैं नाश्ता बना दिया है, अब आप बता दीजिए कि किसके कमरे की सफाई पहले करूं। और किसकी करोगी, सबसे बड़ी मैं हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरे कमरे की सफाई होगी। ओहो, तुम्हारे कमरे की सफाई क्यों होगी? कल धनीराम जी मेरे साथ सोई थी, इसलिए मेरा कमरा ज्यादा फैला हुआ है, तो मेरे कमरे की सफाई करो। नहीं, मुझे ना मेरे कमरे में बैठ के ना टीवी ही देखना है। अगर तुम दोनों मेरे कमरे की सफाई पहले कर दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना तुम तो पूरा का पूरा ना आधा दिन ले लोगी सफाई करने में। इससे पहले अच्छा है जो तुम्हें मैंने सलाह दी है ना कि मेरे कमरे की सफाई कर दो, तो वो बेहतर ही है, तो तुम कर ही दो। इस तरह वो तीनों बुरी तरीके से लड़ने लगती हैं। तभी वहाँ पर धनीराम आता है और कहता है, एक काम करो शांता, आज तुम्हें किसी के कमरे की सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आज के लिए तुम्हारी छुट्टी। इन तीनों को अपना अपना कमरा खुद साफ करना होगा, तब जाके इन्हें अकल आएगी। पहले ही बोल देती हूँ, मैं इतनी सुंदर बीवी हूँ आपकी, मैं आपके घर में काम वाम नहीं करने वाली। बेकार में ही घर का काम करके मेरे खूबसूरत हाथ खराब हो जाएंगे। हाँ, मैं तुम लोगों की सुंदरता से जलता हूँ, इसीलिए तुम्हें काम करने को कह रहा हूँ। अब चुपचाप से काम में लग जाओ तीनों। धनीराम ये बोलकर अपने खेतों का काम देखने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वापस आकर देखता है तो घर का सारा काम यूं ही पड़ा था और अगले दिन नौकरानी को आकर वो काम करना पड़ता है। धनीराम ये सब कुछ देखकर खुद से बोलता है, हे भगवान, कुछ ऐसा हो जाता जिससे इन तीनों का घमंड टूट जाता। अरे जब देखो तब मुझे बुढ़ा, काला, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। इतना बोलकर धनीराम उदास होकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे गर्मी का कहर और भी ज्यादा बढ़ने लगा था और धनीराम भी अपने खेतों पर दुगनी मेहनत करने लगता है। लेकिन जब वो घर जाता तो उसकी तीनों बीवियां आपस में बिल्लियों की तरह लड़ाई करती नजर आती। इससे अच्छा वो अपने खेतों पर ही ध्यान देना सही समझता। लेकिन धूप में ज्यादा काम करने की वजह से धनीराम की तबीयत अब दिन प्रतिदिन खराब हो जाती है और एक दिन वो हॉल में सोफे पर लेटा हुआ था। तभी वो खांसने लगा। उसकी तीनों पत्नियां उसके पास आती हैं और कहती हैं, अजी क्या हो गया आपको, इतना खांस क्यों रहे हैं, थोड़ी सी दवाई तो ले लो। हमारे बूढ़े माता पिता भी ना हमें आपके भरोसे छोड़ के चले गए, जिनका खुद का कोई भरोसा नहीं है। जी मैं ना आपको कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद ना मेरी मौसी के घर में शादी है। मैं नहीं चाहती वहाँ पर सफेद साड़ी पहन के जाऊँ मैं, इसलिए जल्दी ठीक हो जाओ आप। और अगर मैं ज्यादा रोई तो मेरे चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगी। तीनों ही बहुत सारी बातें कर रही होती है, लेकिन धनीराम से कोई पानी तक नहीं पूछता। धनीराम ऐसे ही खांसे जा रहा था और तभी वहाँ पर नौकरानी पानी लेकर आती है। साहब थोड़ा पानी पी लीजिए, वरना आपके गले में दर्द हो जाएगा। कब से खांस रहे हैं आप? धनीराम ने बैठकर पानी पिया और नौकरानी से कहा, शांता तुम बड़ी ही अच्छी हो। मेरी 3 गोरी बीवियों को तो शर्म है नहीं कि वो अपने बेचारे पति से एक गिलास पानी के लिए पूछ ले। तुमने पूछा, सही किया। ये सब काम तो नौकरानी वाले होते हैं, मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी हूँ जो आपको पानी पिलाऊं। अगर घर के ही काम करवाने थे तो किसी काली कलूटी लड़की से शादी करके उसे घर ले आते ना। आपको 3-3 बीवियां भी चाहिए और उनके साथ नौकरानी जैसा पेश भी आना है।
बस मेम साहब बस, क्या नौकरी नौकरी लगा रखा है? क्या नौकरानी एक इंसान नहीं होती? मेरी अगर मजबूरी ना होती ना तो मैं कभी नौकरानी का काम नहीं करती। और आज मैं आप लोगों को ये बात बता दे रही हूँ, कान खोलकर सुन लो सब। तीनों ही अपनी नौकरानी की तेज आवाज सुनकर चौंक जाती हैं और कहती हैं, अच्छा अब तुम गरीब हमसे जुबान लड़ाओगी और हमें समझाओगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम जैसों को ना हम हर दिन बदल सकते हैं। कल से यहाँ पर आने की ना कोई जरूरत नहीं है। कोई काम करके ना एहसान नहीं करती हो तुम हमारे ऊपर, उस काम के पैसे लेती हो तुम। आप लोग ना मुझे पैसा देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने मुझे खरीद लिया है। पर आप लोगों को आज मैं एक बात बता दूं कि जो आप लोग अपनी सुंदरता और इस अमीरी का घमंड दिखाते हैं ना, अगर साहब ने आप लोगों से शादी कर आप लोगों पर एहसान नहीं किया होता ना, तो अपने माता पिता के मरने के बाद आप लोग भी किसी घर में नौकरानी का काम कर रहे होते। और सच कहूँ तो आप लोगों को तो वो भी नहीं आता है। आप लोगों के पास ना भीख मांगने के अलावा और इधर उधर घूमने के अलावा और कोई दूसरा चारा ही नहीं होता। अरे अरे देखो ना कितना ज्यादा उल्टा सीधा बोल रही है, इसकी जबान तो पता नहीं कितनी ज्यादा चल रही है। और आप सुने जा रहे हो? आप इसको जवाब दो ना कुछ। अरे आप कैसे पति हो कि हमारे बारे में सोचते नहीं हो, और इतनी उल्टी सीधी बातें और आप सुने ही जा रहे हो। अरे क्या गलत कह रही है शांता, वो ठीक तो कह रही है। अगर तुम तीनों को सहारा नहीं देता मैं, तो तुम किसी के यहाँ पर भीख मांग रही होती, तब तुम्हें समझ आता गरीबी और अमीरी में क्या फर्क होता है। जब कोई प्यार करने वाला होता है और जब कोई प्यार करने वाला नहीं होता, इसमें क्या फर्क होता है। अब धनीराम का गुस्सा बढ़ चुका था। वो समझ चुका था कि उसकी बीवियां सुधरने वाली नहीं, जिस पर वो कहता है, लेकिन बस बहुत हो गया तुम लोगों का, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम तीनों को तलाक दे दूंगा मैं। अरे मैं तुम तीनों से प्यार करता था, लेकिन मेरी ऐसी हालत देखकर भी तुम्हें तरस नहीं आया। तुम्हें इस बात की चिंता थी कि तुम्हें सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। अरे शर्म करो, कुछ शर्म करो। तुम सब तो मेरे मुंह पर ही मेरे मरने की बात कर रही थी। लज्जा नहीं आई कि तुम लोगों को? बस बहुत हुआ तुम लोगों का, अब मैं ये सब सहन नहीं करूंगा। आज अगर मैं मर भी जाता ना, तो तुम तीनों को फर्क नहीं पड़ता। तुम तीनों को मैं तलाक देता हूँ और शांता से शादी करूंगा मैं। ये सुनकर तीनों ही घमंडी बहनें हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, आखिर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हम तीनों सुंदर गोरी बहनों को छोड़ के इस नौकरानी से शादी करना चाहते हैं? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि ये हमारी जगह ले सकती है? ये मेरा ध्यान रखती है और तुम लोगों से ज्यादा संस्कारी है ये। तुम लोग बस चेहरे से सुंदर हो, लेकिन घमंड भरा हुआ है। तभी तो मुझे काला बुढ़ा पता नहीं क्या क्या कहती रहती हो। इसको देखो, ये मुझे कभी कुछ नहीं कहती। अब धनीराम ये बोलकर अपनी तीनों ही बीवियों को घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो तीनों अपने माता पिता की झोपड़ी में आ जाती हैं। शायद सच में हमने अपने पति के साथ बहुत बुरा किया है। हमेशा बुरी चीजों पे ध्यान दिया है, जैसे वो काले हैं, बूढ़े हैं। कभी उनकी साफ नीयत और उनके प्यार को हम समझ नहीं पाए। ये तो मैं भी जानती हूँ कि शांता उन्हें हमसे ज्यादा खुश रखेगी, क्योंकि हमने तो कभी उन्हें कोई खुशी ही नहीं दी। अब तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और तीनों ही धनीराम के पास पहुंच जाती हैं और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगती हैं। जिसके बाद धनीराम ने कहा, मैं बस तुम तीनों को सही और गलत बताना चाहता था। मैं शांता से शादी नहीं कर रहा हूँ। तुम तीनों से शादी करके वैसे ही पछता रहा हूँ, और मैं पागल थोड़ी हूँ जो चौथी शादी कर अपना जीना दुश्वार करूँ। तुम 3 डायन ही काफी हो मेरे लिए, मुझे चौथी डायन नहीं चाहिए। धनीराम की तीनों बीवियों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसके बाद वो सुधर जाती हैं। फिर कभी कुछ भी वो गड़बड़ नहीं करती और न ही अपने पति का अपमान करती, बल्कि उसका ध्यान भी रखती और धनीराम की इज्जत करना भी शुरू करती और उसके साथ प्रेम और खुशी से रहती। वैशाली बहुत पढ़ी हुई थी और समझदार भी थी, लेकिन उसे हमेशा लड़कों की तरह रहना पसंद था। वो सूट सलवार नहीं बल्कि लड़कों की तरह जीन्स, टी शर्ट और शर्ट डालती। इसीलिए उसने अपनी माँ से छुपकर मेडिकल साइंस की मदद से अपना ऑपरेशन करवाकर लड़कों की तरह जीवन भी अब हासिल कर लिया था। बस अब बाकी था कि अपनी माँ को वो सच्चाई बताए कि वो हमेशा ही लड़कों की तरह रहना चाहती थी। कपड़े भी पहनती थी और बातें भी करती थी, क्योंकि उसकी माँ को पूरी सच्चाई अच्छे से नहीं पता थी। यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी लड़कों की तरह कटिंग करवा रखे थे।
लेकिन ये सारी बातें अपनी माँ से छुपाई थी। ऐसे ही एक दिन वैशाली की माँ उससे बोलती है, अरे ओ वैशाली, कहाँ मर गई? इधर आ, सुनना। यही तो हूँ माँ, आ गया। बोलो क्या काम है आपको मुझसे? ये आ गया क्या लगा रखा है तूने? आ गई है तू, समझी? आप बोल क्या रही हो, बोलोगी? जरा ना कल ढंग के कपड़े पहन लियो, वो कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो कुछ सुनना नहीं है मुझे अब। मेरी शादी की क्यों पड़ी है आपको इतनी जल्दी? अभी कोई उम्र थोड़ी है मेरी। जितना बोल रही हूँ उतना कर। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे जहर देकर मैं खुद फांसी चढ़ जाऊंगी, और मेरी अर्थी पर भी कोई रोने वाला नहीं होगा। इसलिए कल तू तैयार हो जाइयो लड़कियों की तरह, वरना तो सोच लियो कल तेरा और मेरा आखिरी ही दिन है। अपनी माँ की बातें सुनकर वैशाली कुछ नहीं कह पाती और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो अपनी माँ से प्यार जो करती थी। अगले दिन अतुल नाम का लड़का अपनी माँ कमलजीत कौर के साथ वैशाली को देखने उसके घर आता है। वैशाली नकली विग लगाकर सबको चाय परोसती है और दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का करते हैं। अतुल को वैशाली बहुत पसंद आती है। कुछ वक्त बाद वैशाली और अतुल की शादी होती है। शादी के बाद वैशाली अपने छोटे बालों को छुपाने के लिए हमेशा विग में रहती और अच्छी बहू की तरह घर की जिम्मेदारियां भी संभाल लेती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास वैशाली के पास आती है। अरे बहू, जरा मेरे कमरे में तो आना। कहाँ है? अपनी सास की आवाज को सुनकर वैशाली उसके कमरे में जाती है और उसे देखकर उसकी सास बोल पड़ती है, अरे बहू, ये सब क्या पहना हुआ है? ना सर पर पल्ला है, ना हाथ में चूड़ियाँ है, ना पैरों में पायल है। क्या बनी हुई है तू? मैं हमेशा से ऐसा ही रहता आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। इसमें दिक्कत क्या है? क्या क्या क्या? फिर से बोल, क्या बोली? रहूंगा? पसंद ही है मुझे ऐसे रहना। क्या कर सकती हूँ, हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। मैं ये भारी भारी साड़ियाँ पहनकर काम नहीं कर सकता, और इसलिए मुझसे नहीं होगा ये सब। देख बहू, तुझे साड़ी नहीं पहननी तो मत पहन, लेकिन सूट तो पहन ले। ऐसे मत घुमा कर। देख, तू इस घर की बहू है, लड़की की तरह मत रहा कर। कमलजीत की बात सुनकर वैशाली सर हिलाकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके सबसे पहले अपनी सर से विग को हटाती है और अपने बॉय कट बालों में शीशे के सामने खड़ी होकर बोलने लगती है, ये लोग पागल है क्या? लोग समझते क्यों नहीं है कि मैं इनके जैसा हूँ ही नहीं? पता नहीं समझ क्या रखा है मुझे। ये सूट कमीज मेरे बस की बात नहीं है। अब उस उल्लू के पट्टे को कौन समझाए कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हे भगवान, माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा तो दी है, लेकिन आगे क्या करूँगा ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। बस मन तो यही करता है कि सबको चीख चीख के बता दूं कि मैं हूँ क्या, जो वो लोग मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। इतना कहकर वैशाली वापस से अपनी विग पहनती है और दरवाजा खोलकर बाहर जाती है। अपने घर के सारे काम निपटा लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। वैशाली किसी तरीके से अपनी सच्चाई छुपाकर एक अच्छी बहू बन रही थी। एक रात जब वैशाली अतुल यानी कि अपने पति के साथ कमरे में बैठी थी, तो अतुल उससे रोमांटिक होकर कहता है, वैशाली, हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है। वो क्या है ना, घर की जिम्मेदारियों के बीच तुम्हें समझने का और तुम्हें समझाने का समय ही नहीं मिला मुझे। हाँ बोलिए, आप कहना क्या चाहते हैं? पर वैशाली, आज की रात मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा और तुम्हें बहुत प्यार भी करूंगा। आप थक गए होंगे, मैं दूध लेकर आती हूँ अभी। नहीं वैशाली, मुझे बस आज तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या बदतमीजी है, दूर हटो, हमेशा चिपकते ही रहते हो। मतलब दूर रहिए, मैं अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ, तो आप भी थोड़ा समझिए। इतना कहकर वैशाली अपनी जान बचाकर जल्दी से चादर तानकर सो जाती है। पर अतुल को उसका ये बर्ताव कुछ खटकने से लगता है। बीती रात के बाद से अतुल वैशाली को शक भरी निगाहों से देखने लगता है। वो जब भी वैशाली के पास जाता, वैशाली बहाना या गुस्सा करके उसे खुद से दूर कर देती। अब अतुल को लगने लगा था कि वैशाली का चक्कर चल रहा है। ऐसे ही एक दिन जब घर पर सभी लोग सो रहे थे, तभी आधी रात को अतुल की आंख खुलती है और वो देखता है कि वैशाली उसके पास थी ही नहीं। वो उसे इधर उधर देखने लगता है और दबे पांव हॉल में आता है। वो देखता है तो वैशाली लड़कों की तरह कपड़े पहने, हाथ में सिगरेट को थामी, आराम से सोफे पर पैर पसार कर बैठी सुट्टा मार रही थी। और उस समय तो उसके सर पर उसकी नकली विग भी नहीं थी। तभी वो खुद से बोलती है, ये रोज रोज की झंझट तो अब मुझसे सही नहीं जाती। मन करता है भाग जाऊं कहीं। किसी को कह भी तो नहीं सकता कि मैं क्या हूँ और क्या चाहता हूँ। ये लोग तो बेकार की ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं मुझसे।
जानते भी नहीं कि मैं लड़का हूँ। शुक्र है इस वक्त मुझे कोई सुन नहीं रहा। वैसे ये विग लगाकर तो मेरे बालों में ना खुजली होने लग गई है। वैशाली का ये रूप देखकर, उसकी बातें सुनकर अतुल के होश उड़ जाते हैं कि जिससे वो अब तक प्यार कर रहा था वो तो लड़की थी ही नहीं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और पूरी रात इस बारे में सोचता है। वैशाली की सच्चाई को सबके सामने लाने का वो फैसला कर लेता है। कुछ देर बाद वैशाली उसके पास आकर सो जाती है। कुछ दिन तो यूं ही गुजरते हैं और एक दिन कमलजीत वैशाली से कहती है, बहू तू मुझे बस पोते पोती का मुंह दिखा दे, फिर तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरी बहू बहुत गुणी है, मैं बहुत खुश हूँ तेरी जैसी बहू मिली मुझे। हाँ हाँ, माँ सही कह रही है। अब हमें फैमिली प्लानिंग कर ही लेनी चाहिए और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जुड़वा बच्चे हों। अरे क्या हो गया बहू, सांप सूंघ गया क्या? जवाब क्यों नहीं देती? इससे पहले कि वैशाली कुछ जवाब देती, अतुल उसके पास जाता है और फिर अपने हाथ से उसके सर की विग उतार देता है और उसके लड़कों जैसे छोटे बाल देखकर कमलजीत चौंक जाती है और पूछती है, अरे बहू ये क्या हो गया? तेरे बालों को क्या हो गया? ये इतने छोटे कैसे हो गए हैं? टेंशन के कारण ना मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए थे, इसलिए मुझे कटवाने पड़ गए। ठीक है? अरे बस करो वैशाली, कितना झूठ बोलोगी तुम। अतुल तू ये सब क्या कह रहा है? कौन सा झूठ? अरे माँ, आपकी बहू लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। अरे और आज तक ये हम सबको धोखा देती आई है, या कह दूं कि आया है। ये क्या बकवास करे जा रहा है? जानता भी है तू ये क्या बोल रहा है? अरे बीबी है तेरी ये। मुझे मेरी वैशाली बहू पर पूरा यकीन है। बहू अतुल जो कह रहा है वो झूठ है ना? बोल। कमलजीत की ये बात सुनकर वैशाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब के सामने अपना सच बता देती है। सच सुनने के बाद उसकी सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अतुल के सर का आसमान तो पहले ही फटा पड़ा था। तभी वैशाली बोलती है, देखिए माफ कर दीजिए, मैंने आप सबसे एक बात छुपा कर रखी कि मैं एक लड़का हूँ और मैं आपको पोते और एक पत्नी का सुख नहीं दे सकता, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए बस। ये सब क्या है बहू? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने जो ये सब कहा है वो सच है। मेरी बहू तो कितनी गुणी थी, ये सब क्या हो गया? माँ जी मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। मैं वैशाली नहीं सनी बनकर रहना चाहता हूँ, खुलकर जीना चाहता हूँ। मेरे शरीर की बनावट भले ही लड़कियों वाली है पर अंदर से मैं एक लड़का ही हूँ, पूरी तरह हूँ लड़का। और ये जो जिंदगी है ना, इसे जी जी कर थक गया हूँ मैं। ठीक है वैशाली, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं और माँ जी तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा साथ भी देंगे। जिसके बाद में अतुल वैशाली को डाइवोर्स देकर उसे खुद से जुड़े रिश्ते से आजाद करता है, क्योंकि वैशाली को पूरा हक था कि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे और वैसे शुरू करे जैसे वो चाहती है। वैशाली अब अपनी जिंदगी को सनी बनकर जीने के लिए तैयार थी और इस तरह हमारी ट्रांसजेंडर बहू अपनी खुद की पहचान को हासिल करने में कामयाब होती है। लेकिन अब अतुल की जिंदगी तन्हा थी, उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। लेकिन उसने अब वैशाली के घर को बसा दिया था, उसे एक नई जिंदगी देकर।